नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच आपका इस वीडियो में स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हमने 10वीं और 12वीं की जो हमारी आरबीएससी की किताबें जिनकी चर्चा करी, आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 9वीं की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका पहला पाठ फणीश्वरनाथ रेणु का एक रिपोर्टाज है इस जल प्रलय में। वो 1975 में पटना की जो बाढ़ आती है उस समय का इसमें जिक्र है। तो कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक कृतिका, उसका पहला जो रिपोर्टाज समझें या पाठ समझें इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु की एक अच्छी कृति, और वो उस बाढ़ के उस भयंकर स्थिति के एक प्रकार से भुक्तभोगी रही है। तो हम आज पढ़ेंगे इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है और वास्तव में जो आंखों देखी घटना रिपोर्टाज में होनी चाहिए उसका जिक्र पटना में 1975 के दौरान जो बाढ़ आती है उसमें किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। कक्षा 9वीं के समस्त छात्रों के लिए जो आरबीएससी का सिलेबस है, आज वही एनसीईआरटी का सिलेबस हमारी 9वीं कक्षा के लिए और 11वीं कक्षा के लिए लागू है, इसलिए 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये पाठ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहीं भी ये रिपोर्टाज की बात आती है जो ऋण जल धन जल से लिया गया है रिपोर्टाज इस जल प्रलय में। तो हम शुरू करते हैं पाठ को। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की नदियां हैं। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का मतलब होता है शरण। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा सकते हैं कि सावन और भाद्रपद के महीने इतनी सारी जो झुंड दिखता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह की बाढ़ है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। पर्ती का मतलब होता है जहां नदियों का या बाढ़ का बहाव नहीं हो, इस तरह से। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब आप आगे देखिए। जयगंगा 1947, दायन, कोसी 48, हदियों का पुल 48 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। यह फणीश्वरनाथ रेणु इस चीज को बताते हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। जो बाढ़ आती है उसका जिक्र है। फिर आप आगे देखिए। अर्थात मैंने बाढ़ को भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगी। क्योंकि ये बिहार का जो पटना क्षेत्र है जहाँ पर महानंदा की बात हुई, कोसी की बात हुई, अमूमन बाढ़ आती रहती है, तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस तरह से हो रहा है। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए, यानी कि भर गए पानी से। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। ये स्थान है पटना के आसपास के
यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक़े से मिली थी, जानो गोल घर डूबे गे छे, ये उनकी भाषा है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले यानी कि जो कॉफ़ी हाउस है, तो उस समय वो टैक्सी वाला या रिक्शा वाला कहता कि अब तो उस तरफ पानी भी आ गया होगा, आप कहाँ जाओगे। फिर आप आगे देखिए, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनपढ़, जिनके अर्थ आपके नीचे पड़े हैं, गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं। धन्य है मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। यानी कि जो बाढ़ है या जो नदी का बहाव है, नदी का उफान है, उसको देखने के लिए लोग अलग अलग साधनों से वहाँ जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी कि यह जल की या बाढ़ की विनाश लीला का एक आंखों देखा हाल, चश्मदीद गवाह, और वही रिपोर्ट आज लिख सकता है। और इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु खरे उतरते हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत यानी कि एक प्रकार से पानी को ही कहा गया है, जिनकी विनाश लीला जो है इस प्रकार से दिख रही है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुख से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट का मतलब होता है हल्की सी फुसफुसाहट या स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आने वाले। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना, थोड़ा और बढ़ें या आगे चलें। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। यानी कि पानी का बहाव देख करके ऐसा अनुमान लगाया गया। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल गहरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। इतने नहीं बल्कि कई सारे लोग। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गेरुए रंग का पर्दा आच्छादित हो रहा था या ढक रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। यानी कि धीरे धीरे जो हरियाली है उस पर पानी की जो रहार है या पानी एक प्रकार से चल रहा था। इस बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। अब आप आगे देखिए कि मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम को 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। यानी कि मन लगा करके एक प्रकार से सुनते हैं पानी की या जल प्रलय की खबर। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए।
यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं था। तो ये उस समय या बाढ़ के समय की लोगों की स्थिति का जिक्र है। पान वाले की आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहरमी नज़र आ रही थी, और मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूबी जाएं धनुष कोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई ये माकूल मौका है। माकूल का मतलब उचित। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, यानी कि एक प्रकार से अवसर मिल जाता है कि इनकम टैक्स के जो है वो धन या चल अचल संपत्ति का बरसात के दिनों में इधर हेरा फेरी के कारण पता लगा सकते हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेंज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताब को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी स्नेह पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। कहने का आशय यह नहीं, दोनों मित्र जो है एक दूसरे से रुखसत होते हैं और आने वाले कल की जल लीला को देख करके या जल लीला के बारे में अपनी बात साझा करते हैं। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोला बंदर के पास कोई भी आवाज़ चारों ओर या चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोल बंदर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, ए न सुन मोरो मोरे मितवा वावाए। गोल बंदर या गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक कहाँ जाएगा, लोहानीपुर, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। ये कक्कड़बाग, राजेंद्र नगर, लोहानी, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। यहाँ संकेत दिया गया था कि रात्रि के समय बरसात का पानी इन जगहों पर आ सकता है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मोटर मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, अब आप देखिए सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ दूर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। मेरा या हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुआनी या
सालिमपुरा एरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। इस प्रकार से वो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं अंदाज लगाते हैं, कयास लगाते हैं। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। दत्त। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी। तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला, ये बिहार के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। बहादुरी जी कहते हैं, यानी कि वो उनके गुरु है। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी शियार तक यहाँ पनाह ले रही है। बहादुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव। पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती है, तलुओं में भी घाव हो जाते हैं। कि दवा, दिया सलाई की डिबिया यानी कि माचिस समझें, किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। तो ये एक प्रकार से बाढ़ से पीड़ित लोगों की यथार्थ स्थिति का जिक्र है। अब आप आगे देख लीजिएगा। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए। यानी कि जो बाढ़ से पीड़ित है एक व्यक्ति और वो कुत्ते को भी लेके आते हैं और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ, यानी कि कुत्ते को हमारे साथ नहीं लेना है। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम ही नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम ही नहीं जाएंगे। परमाण नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुशहरी बस्ती का नाम दिया है, मैं हम रात बांटने गई। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया बलवाई नाच हो रहा था। एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसको बलवाही कहते हैं। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धरणी है, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगे। धागिड़ गिड़ चके के चकधुम, चके के चकधुम, चकधुम चकधुम। फिर कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें नहीं दे सके क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाई नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। ये एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था, यानी कि बॉय स्कूट था। तो ये एक प्रकार से जब वहाँ जाते हैं तो यह जो बलवाई लोक नृत्य होता है, इतने खुश जितना वो कह रहे हैं हम रात दे करके आए, उनको कुछ रसद दे आए, फिर भी उन्हें खुशी नहीं दे सके। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने लगे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई। और जब 1967 में पुनपुन का पानी जो राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था,
केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी बिजनिज्म तुरंत छू मंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मजेदार, होशियार। तो ये सैर सपाटा करने के लिए, यानी कि बरसात में या उस जल प्रलय में लोग दुखी है, लेकिन ये युवक और युवतियां जो है वो अपने मनोरंजन के लिए बाहर निकलते हैं। काऊ राम सिंगार पनिया आ रहलो है, न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों को जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी आ जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से। ये चारों ब्लॉकों के प्राय सभी प्लेटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हुए। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे है, किस हाल में है भी। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन प्रसवा यानी कि जिनकी प्रसूति शीघ्र होने वाली है। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं और उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। अब आप देखिए, वही दाखो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, यानी कि सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो, राम सिंगार हो, मौन रामचंद्र अरे हो। आंख मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा है, यानी कि पानी सुबह जल्दी आ गया। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। एक प्रकार से भ्रांति हो जाती है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी।
अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, चारों ओर शोर कोलाहल कलरव चीख पुकार और पानी का कलरव रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आगे लो। यानी कि अलग अलग नदियों का पानी है। लोग अंदाज लगाते हैं सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा टूट गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। यानी कि भयंकर प्रलयकारी बाढ़ जो देखी गई पटना में। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी की चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई है। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से जो है कृतिका हिंदी अनिवार्य कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक भाग 1 का पहला पाठ इस जल प्रलय में इतना ही। अभी अगला जैसे ही प्रकरण आएगा तो आपसे वीडियो में मिलेंगे। अब आपसे रुखसत लेते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।